So this is paper 2, atomic structure. पेपर 1 में कम क्वेश्चंस आए एटॉमिक स्ट्रक्चर से ना, आपने देखा कि पेपर 1 में पूरे पूरे ईयर में एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन बस, वो भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के। ओके, सो मतलब कहने का ये है कि पेपर 2 में ज्यादा कंटेंट है एज कंपेयर टू, पेपर 2 में ज्यादा कंटेंट है एज कंपेयर टू पेपर 1। ओके, सो क्वेश्चन नंबर सी, पेपर 22 फेब मार्च 2025 का क्वेश्चन है। डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास विद इन एन एटम ऑफ बेरिलियम 4 एंड 9। ओके, अब इसमें वो आपसे पूछ रहा है कि भाई आप ये बताओ किसी भी एलिमेंट का जो मास होता है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसी होती है। ऑफ कोर्स मास तो न्यूक्लियस में होता है ना, क्योंकि मास इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का तो मास ही नहीं होता है कोई। If you remember, we used to draw the table in which we used to write the relative mass of electron, that was 1 over 1836। वो तो बहुत ही कोई नेग्लिजिबल मास है। तो देखो किसी भी चीज का जो मास होता है ना, इट्स ड्यू टू द presence of proton and neutron, and you know proton and neutron is present in the nucleus of an atom, remember। तो मैंने क्या लिखा, most of the mass is in the nucleus, as in the nucleus there are protons and neutrons। क्यों, पता है क्यों? अगर आपको याद हो, उस टेबल में हम relative mass of proton और न्यूट्रॉन क्या रखते थे, remember, 1 and 1। 1 and 1 is the bigger number as compared to 1 over 1836, isn't it? तो इसलिए जो है जब भी आपसे वो डिस्ट्रीब्यूशन पूछेगा ना मास का, सो यू विल बी राइटिंग दैट मास इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, दैट्स इट। और इसी का पार्ट 2 अगर आप देखो, क्या पूछ रहा है, बताओ एएस लेवल में इस टाइप का क्वेश्चन, सो मच इजी भाई। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पीरियोडिक टेबल से जाके देखेंगे कि मैग्नीशियम का प्रोटॉन नंबर कितना है, 12 12 12। क्यों? कि मैग्नीशियम मैग्नीशियम मैग्नीशियम। क्यों? आइसोटोप्स की बात कर रहा है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ आइसोटोप? व्हेन द प्रोटॉन इज सेम बट द न्यूट्रॉन इज डिफरेंट, सो दिस इज नोन एज आइसोटोप, सिंपल। तो अब मैं न्यूट्रॉन कैसे फाइंड आउट करूं? माइनस किया, 24 में से 12 गया 12, 25 में से 12 गया 13, 26 में से 12 गया 14, सिंपल है। न्यूट्रॉन फाइंड आउट करते हैं ना। हम कैसे फाइंड आउट करते थे न्यूट्रॉन? बिगर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर, है ना। यानी कि मास नंबर माइनस प्रोटॉन नंबर इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, सिंपल है, मैंने फाइंड आउट कर लिया। तो आइसोटोप का हम इस तरह से जो है ना वो कर रहे होते हैं। और अगर मतलब इनफैक्ट अगर कोई भी एलिमेंट होता है तो न्यूट्रॉन हम ऐसे ही फाइंड आउट करते हैं ना, मास नंबर माइनस प्रोटॉन नंबर, यही काम हमने यहाँ पर भी किया है। फिर क्या बोलता है कि फिगर 2.1 shows the behavior of a beam of protons in an electric field। उसने ये बीम आपको पहले से बना के दी हुई है, ब्लैक वाली, that is the beam of protons। क्या कह रहा है? complete the figure 2.1 to show the behavior of separate beams of neutrons and electrons। क्या पूछ रहे हैं आप? न्यूट्रॉन भी बनाओ इलेक्ट्रॉन भी बनाओ भाई, in the same field। Label your diagram clearly, assume that the beams of each particle are moving at the same velocity। तो अब आप इसमें क्या करोगे, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ मूव करेगा? नेगेटिव की तरफ। तो मैंने यानी इन्होंने ये बीम तो आपको बना के दी हुई है ना, आपको अंदाजा हो गया कि यार अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज है प्रोटॉन पे तो वो नेगेटिव की तरफ जाएगा। और एक बीम जब मैंने ब्लू वाली यूं बनाई तो इट्स अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा। मुझे पता लग गया कि यार इस पे पॉजिटिव चार्ज है। ओके, सो दूसरा ये कि एक बीम बिल्कुल स्ट्रेट अवे, बिल्कुल सीधी सीधी, कोर्स इट इज नॉट डिफ्लेक्टेड, इट्स अ बीम ऑफ न्यूट्रॉन, सिंपल है। 3 मार्क्स मिल गए आपको फ्री के। ओके, सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। देन in this part 2, table 2.1 shows the successive ionization energy values for beryllium, and in fact beryllium is in group 2, right? ग्रुप 2 का मेंबर है ये। और आपको पता है ना कि ग्रुप 2 में जो भी एलिमेंट होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन तो आसानी से रिमूव कर देगा, लेकिन मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स इट कैन नॉट रिमूव।
क्यों? कि 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद उसका आउटर शेल कंप्लीट हो जाएगा, और जब उसका आउटर शेल कंप्लीट हो जाएगा ना, तो फिर उसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना वुड बी वेरी डिफिकल्ट. ओके, सो यू कैन सी देयर इज अ बिग जंप बिटवीन द सेकंड एंड थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी. अब क्या बोलता है वो, देखो पढ़ो जरा. use this table to state and explain the general trend in these values. Of course increases, values बढ़ रही हैं. Okay, then the large difference between the second and third ionization energy. तो इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है? We can find out the group number. और दूसरा ये, देखो बेरिलियम का प्रोटॉन नंबर कितना होता है? 4 होता है ना, बेरिलियम इज 4. So if we can write down the electronic structure like that, first shell has 2 electrons and the second shell has again 2 electrons. If you are going to remove these 2 electrons, after removing these 2 electrons, this structure would become like that. Only it has one shell that has 2 electrons. This is going to be the nucleus. देखो ना, शेल कम हो गया, शेल कम हो गया तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ गई. इट्स गोइंग टू बी मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस. अब रिमूव करके दिखाओ ना ये इलेक्ट्रॉन, तभी तो बिग जंप आया है. This would be the third electron that we are going to remove, and which is not possible even because it's more attracted towards the nucleus. तो ये significance है, like why there is a big jump between the two ionization energies. कभी सेकंड और थर्ड में बिग जंप होता है, कभी थर्ड और फोर्थ में होता है, कभी फोर्थ और फिफ्थ में होता है, कभी फिफ्थ और सेकंड में होता है, सिक्स्थ में होता है. तो उससे हमें ग्रुप नंबर पता लग जाता है. मतलब बिग जंप का कॉन्सेप्ट ये होता है. ओके, दिस इज ऑफ 2 मार्क्स, सिंपल है. और सर बिग आइसोटोप्स की ग्रुप डेफिनेशन पूछी हुई है सर भाई, 9 7. सर यस, बिग जंप व्हाट? सर बिग जंप हो रही है क्योंकि वो ठीक है, समझ आता है कि वो दूसरे शेल पे जा रहा है, तो दूसरे शेल पे हो अट्रैक्शन गया. ज्यादा है इसलिए। असल में होता ये है, मैंने आपको एलिमेंट दे दिया, कोई ऐसा एलिमेंट जो ग्रुप 5 में है. लेट्स सपोज फास्फोरस दे दिया. हम्म, अब आपको पता है ना कि फास्फोरस के आउटर शेल में होंगे 5 इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे ही है. जब इसके आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो आपने ये रिमूव कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया. अब जब ये सारे इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए, अब इसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 8. ये सही है यहां तक? हम्म, ओके. अब आपने जब यहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे ना, कौन सा इलेक्ट्रॉन? 6th इलेक्ट्रॉन. तो मुझे ये बताओ कि ये आसान है 6th इलेक्ट्रॉन रिमूव करना, जैसे आपने वो आसानी से पोली पोली करके सारे इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए, 1 2 3 4 5. क्या इन द सेम मैनर कैन यू रिमूव द 6th इलेक्ट्रॉन? यस और नो? नो सर। नहीं कर सकते. एक तो ये सेल कंप्लीट है, दूसरा ये न्यूक्लियस के करीब है, कैसे रिमूव करोगे? तो देखो, अब जरा तुम ट्रिक समझो यार, एग्जामिनर की क्या बोलता है. उसने आपको एक लिस्ट दे दी आयोनाइजेशन एनर्जी की. लेट्स से 100, 200, 300, 400, 500, 6000. ओ हो. मतलब 5 इलेक्ट्रॉन तो आसानी से रिमूव हो गए, लेकिन छठा इलेक्ट्रॉन आसानी से रिमूव नहीं हुआ. आप समझ जाओ ना कि ये जो एलिमेंट है वो कौन से ग्रुप में है? ग्रुप 5 में है. तो कैसे समझे? बिग. बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? तो ये बिग जंप का कॉन्सेप्ट है. सुनो है भाई, क्या कहते ठीक है सर। ओके। भाई? तो मैंने यही लिखा है कि लार्ज डिफरेंस जो है ना, वो सिग्निफिकेंस उसकी क्या है, तो हम यहाँ पर ये बता सकते हैं. आइसोटोप्स की डेफिनेशन पूछता है वो, भाई सेम डेफिनेशन है जो हमने ओ लेवल्स में पढ़ी थी. आई मीन टू से के एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स, atoms of the same elements, they are atoms of the same elements having
the same number of protons but different number of neutrons. सिंपल. ओके. फिर क्या पूछता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बताओ किस में, आयरन में 56 में. तो मैंने पीरियोडिक टेबल खोला, मैंने आयरन का वहां से देख लिया, दैट इज 26. तो 26 का मतलब 26 प्रोटॉन्स. न्यूक्लियॉन नंबर तो उसने वैसे ही आपको दिया है, न्यूक्लियॉन द मास नंबर वो तो उसने आपको दिया हुआ है. तो मैंने यहाँ से देख के 56 लिख दिया. सिंपल, 2 मार्क का क्वेश्चन है, मिल गए दोनों मार्क्स आपको. फिर क्या बोलता है, use the number of pairs of electrons in the shell, the principal quantum number 3. मुश्किल जबान में शेल को कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी ये वो है इसकी बात कर रहा है, वो तीसरे शेल की बात कर रहा है भाई. तो अब मैं क्या करूं, वो कहता है आप नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बता दो. क्या बता दो आप, नंबर ऑफ पेयर्स. मैंने क्या किया, मैंने की कॉन्फ़िगरेशन किसकी, आयरन की. आयरन का प्रोटॉन नंबर होता है 26 होता है. मैंने कॉन्फ़िगरेशन दी 1s2 2s2 2p6 2 4s2 3d6. कॉन्फ़िगरेशन किसकी, आयरन की. अच्छा, अब कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि पता है आपको, क्या पता होना चाहिए शेल्स के बारे में. अच्छा, ये कॉन्सेप्ट तो पता है ना आपको, 2,8,18 2,8,18 पता है ना ये कॉन्सेप्ट आपको. यानी दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट शेल इन विच वी हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज गोइंग टू बी द सेकंड शेल इन विच वी हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स 2 + 6, and this is going to be the third shell in which we have 18 electrons. कैसे, 6 और 2 8, 8 और 6 18. अच्छा, तो ये है तीसरा शेल. ओके. कितने पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं हमें पता है, एस का 1 डब्बा होता है, पी के 3 डब्बे होते हैं, डी के 5 डब्बे होते हैं. मतलब ऑफ कोर्स यू नो दिस के एस हैज ओनली 1 ऑर्बिटल, P has 3 orbitals, px, py, pz, और D has 5 orbitals. तो I am assuming that you know these things all away. तो मैंने इलेक्ट्रॉन डाले, 2 इलेक्ट्रॉन, दिस इज पेयर्ड, 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 बाकी खत्म. पेयर्ड नहीं है ये, मुझे पेयर चाहिए. क्या पूछ रहा है वो, पेयर इलेक्ट्रॉन. कितने पेयर हुए, 5 पेयर हुए. टोटल नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर गोना बी 5. सिंपल है. तो भाई इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए, एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि उसमें कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं. इट्स वेरी सिंपल. पता होगा तो ये क्वेश्चन कर लोगे. ओके, देन आयोनाइजेशन देखो जरा. सर बेसिकली ये अ, हमारे पास प्रोटॉन नंबर तो सेम है, मगर न्यूट्रॉन नंबर डिफरेंट है ना, न्यूक्लियॉन नंबर सॉरी. हम्म. देखो सबसे तो पहले तो आप सर ये अगर देखो न्यूक्लियॉन कि नंबर, इन्होंने जो ये क्वेश्चन पूछी है ना, सबसे पहली बात, मतलब पार्ट डी की बात कर रहा हूं मैं. देखो इक्वेशन में मैंने क्या लिखा कि जब भी हम आयोनाइजेशन एनर्जी की इक्वेशन लिखते हैं ना, तो हम कॉन्सेप्ट क्या है हमारा कि इलेक्ट्रॉन इज रिमूव फ्रॉम द गैसियस एटम. मैंने लिखा आयरन गैस, इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो बन गया Fe+ गैस. मेक सेंस, सिंपल सी बात है. तो Fe गैस, इलेक्ट्रॉन उसने रिमूव किया, उसने पॉजिटिव चार्ज आ गया. ये आयोनाइजेशन एनर्जी की इक्वेशन है. फर्स्ट आयोनाइजेशन मतलब +1 का चार्ज आएगा. अब पूछता है भाई कंपैरिजन कराओ, कंपेयर कराओ इसको और इसको. बड़ा बड़ा बेहतरीन सवाल है ये, बेहतरीन क्वेश्चन है, वीआईपी वाला.
कह रहे हैं कंपेयर कराओ दो आयनाइजेशन एनर्जीज को। मैंने बोला यार ये तो मास नंबर अलग अलग दिए हैं, कंफ्यूज करने के लिए बिना वजह में। तो मैंने देखा इसका प्रोटॉन नंबर पीरियोडिक टेबल से। When I saw the periodic table, so the proton number was 26. दोनों का 26 होगा ना, दोनों का 26 होगा प्रोटॉन नंबर। When the proton number is same, so the electronic configuration would be the same. आपका टाइम बचा रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, तो फिर आप इसको कर लेना, फिर भी नहीं समझ आया मुझसे पूछ लेना। I am going to send you the marking scheme as well. So क्या बोला मैंने, when the number is same, प्रोटॉन नंबर। अच्छा ये बात तो होपफुली आपको पता ही है ना कि whenever we ionize any one molecule or atom और कोई भी चीज, so we remove electron. Proton number is responsible, not the mass number. I won't be looking at the mass number, by the way. I am not looking at the 54 and 56. I'm only looking at the 26 and 26. Since the proton number is same, means that the configuration would be the same. Configuration बोले तो school, public school, like 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Configuration would be the same, right? जब configuration same होगी तो shielding भी same होगी, क्योंकि प्रोटॉन नंबर सेम है ना। और जब प्रोटॉन नंबर सेम है तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन भी सेम होगी, तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन भी सेम होगी। जब न्यूक्लियर अट्रैक्शन सेम होगी, यार सब कुछ तो सेम है। देखो मजे की बात एक और बताऊं, ये जो 54 और 56 है ना, इसमें मैं आपको डिफरेंस बताऊं क्या क्या है। एक चीज में लिख रहा हूं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एफ ई 56 एंड 54, इसमें electrons, 26 electrons, 26 protons। मास करेंगे तो न्यूट्रॉन डिफरेंट आ रहा है, जिसका कोई काम ही नहीं है आयनाइजेशन एनर्जी में। देखो कैसा घुमाया है, कैसा घुमाया है यार। तो हम बोलेंगे all the things are same, including configuration, including the number of proton, including the nuclear attraction. So ionization would be the same na? Ionization energy is the same for the both isotopes, that is iron 54 and iron 56. बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? मेक सेंस? बहुत इजी क्वेश्चन है, क्या कहते हो? यस और नो? नहीं समझ आया? सही है सर, ठीक है, ओके हो गया आसान जी। है। डिफाइन रिलेटिव एटॉमिक मास। अच्छा ये मई जून 2025 का पेपर 2-2 है, वो पेपर 1-1 था, पेपर 2-1 था वो। तो रिलेटिव एटॉमिक मास भी हमारा टॉपिक है, ये भी कोई नया टॉपिक थोड़ी है, ये भी हमने वो लेवल पे पढ़ा हुआ है। तो हम कैसे डिफाइन करते थे इसे? इट्स ऑफ 2 मार्क्स, दिस डेफिनेशन इज ऑफ 2 मार्क्स। तो वी यूज टू राइट के average mass of an atom of average mass of an atom. This is an average mass of an atom compared to 1/12 of the mass of one atom of carbon 12. Let me write it. Let me write it. Average mass of an atom compared to 1/12 of the mass of one atom of C12। अच्छा C12 को मेंशन क्यों कर रहे हैं पता है? क्योंकि कार्बन के और भी आइसोटोप्स होते हैं, 13 भी होता है कार्बन का एक आइसोटोप। तो वी ऑलवेज कंपेयर विद द 12th वन, नॉट विद एनी वन एल्स। ओके, सिंपल है। ओके, देन वो हमसे पूछता है रिलेटिव आइसोटोपिक मास। क्या पूछता है? Calculate the relative isotopic mass of the third isotope of iron in the sample, and this is of 2 marks.
तो एक काम करो ना, क्या आपको थर्ड वाले आइसोटोप की अबंडेंस पता है? नहीं पता ना? तो हमें तो पता है कि द टोटल इज 100। अगर आप 100 में से इन दोनों को सबट्रैक्ट करा दोगे, सो यू विल बी गेटिंग 2.1%। ये है थर्ड आइसोटोप की अबंडेंस। अब वो आपसे थर्ड आइसोटोप का मास पूछ रहा है, चीजें आसान हो गई। मैंने खोला पीरियोडिक टेबल, बल्कि मेरे ख्याल में इन्होंने दिया हुआ है आयरन का मास पिछले पार्ट में 55.8। यस, 55.8, that is AR is equal to isotopic mass of 54, that is 53.9, multiplied by इसकी abundance, isotopic mass of another one, that is 55.9, multiplied by इसकी abundance, then then x multiplied by abundance, I know that is going to be 2.1%। और हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय 100 करेंगे इसको, और मैं यहां से x निकाल लूंगा। कैलकुलेट कर लो, आपके पास x आ जाएगा, कर लेना बाद में। ओके, डिड्यूस द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द थर्ड in the 3D subshell in an iron 2 ion। गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। सर भाई इसके आप, बस कॉन्फ़िगरेशन लिख हाँ लेंगे। ना, और क्या, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d6, 4s2। दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन फॉर आयरन। कहता है दो इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दो, क्योंकि Fe+2 की बात कर रहा है। जब मैं दो इलेक्ट्रॉन रिमूव करूंगा तो यहां से गायब हो जाएंगे दो इलेक्ट्रॉन। अब पूछता है इसमें कितने पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और मुझे पता है डी के 5 डब्बे बनते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। 1 2 3 4 5। सर आपकी आवाज कट गई। that it has only से ड्रॉ करा रहा है, दैट इज गोइंग टू बी 2s। 2p की एनर्जी इज ज्यादा, 2s की एनर्जी इज कम, तो ड्रॉ करो ना, s हैज स्फेरिकल शेप, दैट्स इट। सिंपल सिंपल भाई, सिंपल, इजी इजी, बेबी क्वेश्चन। फिर कहता है कंप्लीट द टेबल 2.2। complete the table 2.2 to show the information about particles in one atom of iron 3 plus 56। तो 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस, वैसे प्रोटॉन नंबर कितना है? वैसे 26 है। 3 इलेक्ट्रॉन माइनस कर दो, कितना बचा? 23। और कहता है कि 30 क्या है, 30 क्या है, 30 क्या है, 30 क्या है, अगर प्रोटॉन नंबर इज 26। तो अगर मैं इसको माइनस करूं ना, बेसिकली इट्स बी 56 माइनस 26, आई थिंक या इट्स गोइंग टू बी 30। तो ये न्यूट्रॉन्स है ना, ये न्यूट्रॉन्स हैं। ओके, तो उसमें नंबर दिया, वो आपसे पूछ रहा है ये क्या है। सिंपल है बिल्कुल। कभी कान को यहां से पकड़वाता है, कभी वहां से पकड़वाता है, पकड़ता कहां नहीं है। It's 23 May June 2025। Give the full electronic configuration of a fluorine atom। तो फ्लोरीन का प्रोटॉन नंबर कितना होता है? 9। 1s2 then 2s2 then 2p5, हो गए 9। 5 और 2 7 और 2 9। सिंपल। Deduce the number of pairs of electrons in the second energy shell of an oxygen atom।
अबे भाई बार बार एक ही क्वेश्चन, बार बार एक ही क्वेश्चन। तो ये एक ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन है ना। ऑक्सीजन का प्रोटॉन नंबर इज 8, कॉन्फ़िगरेशन इज दिस वन। तो भाई मेरे ये पहला शेल है, ये दूसरा शेल है, दिस इज योर फर्स्ट शेल, दिस इज योर सेकंड शेल, है ना। कहता है नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बता दो आप इसके अंदर। कैसे बताऊं, कैसे बताऊं। तो मैं अब डब्बा बना रहा हूं। ये 2s2 का बॉक्स है एंड ये 2p4 का बॉक्स है। 2p में 3 डब्बे बनते हैं, 1 1 2 3 4। तो मेरे देख लो जरा कितने पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इट हैज 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हो, एक ये वाला पेयर, एक ये वाला, बाकी तो अनपेयर्ड है। तो क्या लिखूंगा मैं, 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। इजी है ना, आसान है मेरे ख्याल में, इतना तो कोई मुश्किल नहीं है ये पेपर। और फिर वो आपसे कह रहा है ड्रॉ द शेप ऑफ द हाईएस्ट, ड्रॉ द शेप ऑफ द हाईएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल, highest energy orbitals that contain electrons in an atom of calcium. Same pattern but different element. Same pattern but different. Calcium is going to be 20. 1s2, then 2s2, then 2p6, then 3s2, then 3p6, then 4s2. अब आप जरा बताइए सबसे हाईएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल। तो सबसे हाईएस्ट कौन है, कौन है सबसे हाईएस्ट? एस है, सबसे लास्ट वाला। एज वी गो in electronic configuration, so add electron according to the increasing energy trend, तो उसका शेप क्या होगा, स्फेरिकल शेप। इट्स वेरी सिंपल, स्फेरिकल शेप आपको ड्रॉ करना है बेसिकली, इट्स वेरी सिंपल। ओके, तो बस सिंपल सी बात है, आप इसका ड्रॉ कर दो। तो बेसिकली बात वहीं आ गई कि बात घुमा फिरा के हर जगह से बात आ गई कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। तो योर कॉन्फ़िगरेशन शुड बी वेरी गुड, योर कॉन्फ़िगरेशन शुड बी वेरी गुड। यू मस्ट नो कि कौन किसके बाद आ रहा होता है। और आगे आइए जरा, राइट एन इक्वेशन टू रिप्रेजेंट द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सल्फर। तो तो सल्फर इज अ गैस, when you are removing electron it becomes sulfur plus gas, baby question। और okay, why the first ionization energy of sulfur is less than the first ionization energy of phosphorus? एक्सेप्शनल केसेस डिस्कस करवा रहा है। मैंने आपको 4 एक्सेप्शनल केसेस बताए थे, बेरिलियम एंड बोरॉन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, फॉस्फोरस एंड सल्फर, और नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, बेरिलियम एंड बोरॉन, हाँ मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। वी हैव इन टोटल 4 केसेस, एक्सेप्शनल केसेस दैट वी मस्ट नो कि किसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है और किसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम है। कैसे बताऊं, कैसे बताऊं, कैसे बताऊं। तो क्या करना चाहिए मुझे इसके अंदर भाई। तो अब हम क्या करेंगे, आप ये देख लो कि दोनों की कॉन्फ़िगरेशन लिख लो ताकि आसान हो जाए। दिस इज गोइंग टू बी फॉस्फोरस एंड दिस इज गोइंग टू बी सल्फर। सल्फर इज 16, फॉस्फोरस इज 15। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3। Same configuration for sulfur, but 3p4. But 3p what? But 3p4। क्या बोलूं, क्या बोलूं। तो देखो फॉस्फोरस में, फॉस्फोरस की अगर आप बात करते हो ना, सल्फर की बात कर रहा हूं, इसमें 3p4 है। बात को समझो जरा, 3p4 का मतलब कुछ ऐसा होगा, 1 2 3 एंड देन 4, राइट। सो इसका जो 3p ऑर्बिटल है उसमें जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिपेल करेंगे एक दूसरे को। ओके, और दूसरा ये, जब वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो रिपेल करने की वजह से उसका जो न्यूक्लियर चार्ज होगा उसको अफेक्ट करेगा। वो उसको क्या करेगा, वो अफेक्ट करेगा उसे। इसकी वजह से जो सल्फर की आयोनाइजेशन एनर्जी होती है ना,
इसकी वजह से जो सल्फर की आयोनाइजेशन एनर्जी होती है ना वो कम हो जाती है। 2 मार्क का क्वेश्चन है, बस आपने ये बतानी है, इसमें चीजें डिस्क्राइब करनी है कि क्यों है। देखो ये जो 3p3 है ना ये फुलफिल्ड है, ये क्या है, फुलफिल्ड है। और जो फुलफिल्ड होता है ना वो मोर स्टेबल होता है। देयर इज नो रिपल्जन, नो रिपल्जन मींस मोर स्टेबल, नो रिपल्जन। तो क्यों इसका आसानी से इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा? भाई सुकून से बैठा हुआ है, क्यों रिमूव करेगा आसानी से इलेक्ट्रॉन? मुश्किल से होगा ना रिमूव इसका। ऑल इट्स ऑल अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ ऑफ समवन एल्स। आप स्टेबिलिटी को कंपेयर करा रहे हो। ये है पार्शियली फिल्ड, 3p4 है ना। देखो हमने 2 कंडीशन आपको सिखाई थी, या तो ऑर्बिटल को फुलफिल्ड होना चाहिए या फिर उसको हाफ फिल्ड होना चाहिए। अब ये 4 का क्या सीन है भाई? इट्स नीदर फुलफिल्ड, इट्स नॉर हाफ फिल्ड, ये पार्शियली फिल्ड है, ये लेस स्टेबल है। ये क्या है? ये लेस स्टेबल है। क्यों लेस स्टेबल है? ड्यू टू ड्यू टू रिपल्जन, ड्यू टू रिपल्जन। और रिपल्जन की वजह से जब ये अनस्टेबल होगा, उसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा? अफेक्ट होगा। यानी कि इसकी जो अट्रैक्शन है न्यूक्लियस से वो अफेक्ट होगी। ओके, तो उसकी वजह से आप लेस एनर्जी वुड बी नीडेड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। दैट्स व्हाई सल्फर की आयोनाइजेशन एनर्जी इज लोअर देन द फास्फोरस। बस इतनी सी बात है। ओके, और फिर वही प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है। इजी क्वेश्चन है बहुत, देख लो आपके सामने है। फिर प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन, आप उसका प्रोटॉन नंबर देख लो। क्रोमियम का प्रोटॉन नंबर 24 होता है। तो 24 में आपके पास 24 प्रोटॉन आ जाएंगे। और इन एन एटम ऑफ क्रोमियम 52, ओके, इलेक्ट्रॉन भी 24 आ जाएंगे। अब आप सब्ट्रैक्ट कराओगे इसको 52 को, तो कितना आएगा 52 में से? अगर आप 24 को सब्ट्रैक्ट कराते हो तो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी 54 माइनस 24। क्या आएगा आंसर? 30, 30 आएगा ना? 30 आएगा जी सिंपल। सर 30 है आएगा। ना? हाँ, यस। ओके।